नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे देखिए मेरे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। 2024 के आम चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बस से और पैदल चलने वाली 67 दिनों की यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तराखंड में नहीं होगी। वहीं उत्तराखंड के ठीक पड़ोस से भी ये यात्रा होकर गुजरेगी, लेकिन उत्तराखंड में ये यात्रा नहीं जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि यात्रा के रूट में उत्तराखंड को भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि रूट अब तय हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही उत्तराखंड में आएंगे। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो है इस यात्रा को निकालने का काम कर रहा है और जो रूट निर्धारित है उससे जो है अलग जा पाना बड़ा मुश्किल सा काम है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व शीघ्र जो है इस उत्तराखंड की सरजमीन पर आएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तराखंड भी तो उसी देश में आता है। अब तो ये नीचे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और मणिपुर से लेकर इधर तो पंजाब तक हो आएंगे, तो फिर कहाँ उत्तराखंड कभी आएगा? नहीं, देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों में यात्रा जा पाएगी। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यात्रा नहीं जा पाएगी और उसमें इत्तेफाक है उत्तराखंड भी एक है। आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कई राज्यों से होकर ये न्याय यात्रा गुजरेगी, लेकिन ये यात्रा देवभूमि में नहीं आएगी। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस यात्रा को उत्तराखंड से भी निकालें। जी बिल्कुल रेशु, देखिए भारत जोड़ो जो यात्रा है वो लगभग 6,700 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है और कई राज्यों से होकर इस यात्रा को गुजरना है। हालांकि देवभूमि उत्तराखंड में इसका अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि यहाँ तक भी गुजरेगी। कार्यकर्ताओं की मांग जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड से होकर भी गुजरे। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा फैसला कांग्रेस के हाईकमान ने नहीं किया है। हालांकि आपको बता दें कि न्याय यात्रा जरूर उत्तराखंड में होगी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित जरूर है, क्योंकि अंकिता भंडारी मर्डर केस के सिलसिले में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उत्तराखंड के, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उत्तराखंड में और लोकसभा चुनाव से पहले ही ये न्याय यात्रा होगी। और जहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा की बात है तो अभी इसमें कोई फैसले का इंतजार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों को है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी जल्द ही उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल आलोक, देखिए लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है। मुश्किल से 4 या 5 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकालेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं में तो जोश हाई होगा ही, लेकिन अगर ये यात्रा उत्तराखंड में भी निकलती तो यहां पर भी लोगों का जोश, कार्यकर्ताओं का जोश हाई होता और इसी को लेकर लगातार कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़े। इसलिए राहुल गांधी की ये यात्रा यहां से होकर भी गुजरनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर रेशु, देखिए ये जो न्याय यात्रा है ये उत्तराखंड से नहीं गुजर रही है। इसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि 5 सीटें उत्तराखंड की है और फिलहाल भाजपा का ये दावा है कि 5 सीटों पे भाजपा जो है अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और 5 सीटों पर दावा भी भाजपा ठोकेगी। हालांकि अगर ये न्याय यात्रा नहीं निकलती है उत्तराखंड से तो एक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में और हो सकता है कि ये जो 5 सीटें लोकसभा की हैं ये कांग्रेस के हाथ से यहाँ पर निकल जाएं। जी बिल्कुल हो सकता है कि ये 5 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल जाएं, लेकिन इससे पहले आलोक, आपने कहा कि उत्तराखंड के भीतर अंकिता भंडारी को लेकर न्याय यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन उसका तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक वो यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। और जैसे कि अंकिता भंडारी बहुचर्चित एक हत्याकांड उत्तराखंड का है,
तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम जरूर कांग्रेस कर रही है और लगातार तंज भी कसती है, विपक्ष आरोप भी लगातार लगाता है भाजपा पर कि अभी तक न्याय अंकिता भंडारी को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक असर जरूर डाल सकती है लोकसभा चुनाव पर, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है अगर ये उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती है तो इसका भी एक प्रभाव जरूर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव पर। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक। और 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें बुलाया भी जाता है तो वो नहीं जाएंगे। और अब इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी जुड़ गया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसने राम मंदिर आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उस समय सबसे आगे ध्वज उठाया था, लेकिन आज मैं दुखी हूं क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को अपना बना लिया। आज चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। ये पूछा किसी ने कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, वो भी दुखी हैं। आगे हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं जरूर राम मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं जाऊंगा। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो मैं गढ़वाल का संयोजक था राम जन्मभूमि आंदोलन का। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन का संयोजक बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो मुझे बनाया गया। मैंने हरिद्वार से लेकर जोशीमठ तक राम ज्योति, अस्थि कलश यात्रा, शिला पूजन, सारी यात्राएं हमने निकाली। मैं 1 महीने देहरादून जेल में, राम जन्मभूमि आंदोलन में देहरादून जेल में रहा हूं और उसके बाद मैं पौड़ी जेल में चला गया था। मैं पूरे परिवार के साथ हमने अयोध्या में भी राम जन्मभूमि को लेकर संघर्ष किया। और जब 6 दिसंबर को सरकार गिरी थी, उसमें क्योंकि मैं भी मंत्री था, तो कल्याण सिंह जी के साथ हम भी उस समय रिजाइन देने के लिए राजभवन गए थे। जब 6 दिसंबर को वो घटना हुई थी, राम मंदिर वाली घटना हुई थी। तो आज अगर कांग्रेस देखिए, राम सबके हैं। देखिए, मैं मंगलवार का व्रत लेता हूं, मैं धारी मां का उपासक हूं। तो उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि परिवार के साथ बाद में मैं रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी ने अन्य दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके तहत बीजेपी अपनी पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने जा रही है। बीजेपी इस ज्वाइनिंग के अभियान को मकर संक्रांति के दिन से तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। अभियान से पहले बीजेपी ने अपना होमवर्क पूरा किया है और इसके तहत राज्य स्तरीय कमेटी के गठन के बाद अब जिला स्तरीय टीम बनाई गई है और पार्टी के पास अब 1200 से भी अधिक विभिन्न पार्टियों के बड़े नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके हैं, जिन्हें आपराधिक एवं अनैतिक आरोपों की विस्तृत जांच के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाएगी, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, पूर्व सैनिक एवं कर्मचारी, विगत दशकों में भी चुनाव लड़े सभी लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आम आदमी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, सपा भी आएगी, पता नहीं कितने लोग आते हैं। लगभग 700 की संख्या, हम कल तक 500 संख्या बता रहे थे, लेकिन 1200 की संख्या में से कल फिर हमने और छटनी की है। अब 700 लोग हमने आज बुला दिए हैं और लगातार ये क्रम आज से प्रारंभ हो गया है और 30 जनवरी तक भव्य रूप में सदस्यता कार्यक्रम चलेंगे सब जगह। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज से सदस्यता अभियान शुरू किया, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के 700 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। इसी को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि किसने किस पार्टी को ज्वाइन किया उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं तो कदापि
उचित नहीं है। जिसको जहां अच्छा लगता है वो जाएगा, लेकिन बीजेपी की मानसिकता है कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। सत्ता में बैठी पार्टी ना तो किसानों को लेकर, ना बेरोजगारों, ना महिलाओं को लेकर कोई बात कर रही है, यानी कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर बात ही नहीं हो रही है। और जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्य करती है। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है वो ये है अभी इस चुनाव में कि जो उनके वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से अधिकांश लोगों के टिकट काटे जाएं, और ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं पर उनका शायद विश्वास न हो, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास रख रहे हैं कि कोई कांग्रेस के नेता आकर या अन्य दलों के नेता आकर वो अपनी बैतरणी पार लगाएं। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस समय ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी में जाके ऐसा शामिल होगा। अन्य दलों के लोग, आज मैंने सुना कि कुछ एक आध लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, हो सकता है वो उनको वहाँ ठीक लगा हो। तो अब किसने किस पार्टी को ज्वाइन किया इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं तो कदापि उचित नहीं है। जिसको जहां अच्छा लगता है वो वहां चला गया। सिंह जी पहले हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ से आपके हो गए और आपके यहाँ से बीजेपी के हो गए, तो सत्ता में है और भाई सत्ता का तो मोह होता ही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, कांग्रेस ने अब तंज कसा है और बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं उनसे देश को भटकाया जा रहा है और हर बार जब चुनाव आते हैं तो इसी तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन कांग्रेस से कोई बीजेपी में नहीं जाने वाला है। देखिए रेशु, कई विपक्षी दल के नेता जो हैं वो भाजपा में उन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। खासतौर पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ज्योत सिंह बिष्ट जो कि एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी है। इसके साथ साथ लगभग 700 ऐसे नेता हैं जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के अगर सदस्यता ग्रहण विपक्षी पार्टियों से कोई आता है भाजपा में, तो भाजपा अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के भाजपा इस वक्त मूड में नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर जरूर तंज कसा है। कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा जो है मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है और जिस हिसाब से नेताओं की ज्वाइनिंग कर रही है तो उस हिसाब से ये समझ में आता है कि भाजपा के भीतर जो है वो कहीं ना कहीं फूट है और जो उनके नेता है उन पर उनका विश्वास नहीं रहा है। इससे अपना कुनबा मजबूत करके किसी अन्य लोग नेताओं को जो है टिकट देना चाहती है। और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जो 5 सांसद सीट भाजपा के पास हैं उनमें से अब किसी भी सांसद को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि भाजपा ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको टिकट दिया जाता है और किसको नहीं। लेकिन फिलहाल जो भाजपा का कुनबा मजबूत हुआ है उससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक। प्रदेश में आज से 34वें सड़क सुरक्षा माह का विधिवत शुभारंभ किया गया। सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। आज एसएसपी अजय सिंह ने देहरादून लाइन देहरादून से इंटरसेप्टर गाड़ियों और बाइक रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि पूरे प्रदेश में 34वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात के नियम तोड़ने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही चालान कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस महीने के अंदर स्कूली बच्चे अपनी पेंटिंग कला के साथ साथ सड़कों पर उतरकर जनता को यातायात नियमों के लिए जागरूक भी करेंगे और जनता को किस तरीके से जागरूक करते हैं उसके लिए एक प्रतियोगिता भी की जाएगी। जो भी उस प्रतियोगिता में विजय होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। राजपुर क्षेत्र में गुलदार द्वारा बच्चे पर हमला करने की घटना के बाद एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस को प्रभावित इलाके में वाहनों से नियमित गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के साथ समन्वय अपेक्षित सहयोग स्थापित कर दिया जा रहा है।
देहरादून के जोगीवाला चौक बद्रीपुर स्थित शंकर पॉली क्लिनिक में डॉक्टर एसडी जोशी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने साल 2024 की अपनी कार्य योजना को सामने रखा। डॉक्टर एसडी जोशी ने कहा कि मरीज यदि अपनी बीमारी के दौरान प्रकृति से नाता जोड़ ले तो उसे स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी, साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि यदि सांस का मरीज कहीं लोगों को कूड़ा जलाते हुए देखे तो उसे रोकें। इसके अलावा अधिक प्रदूषण वाले वाहन चालक को भी सचेत करें। इसी तरह अन्य लोग भी पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि दून के डॉक्टरों का एक ग्रुप इसी तरह मरीजों को नेचर के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। गौरतलब है कि नेचुरोपैथी में सभी बीमारियों का इलाज प्राकृतिक तरीके से ही किया जाता है। ये चिकित्सा, थेरेपी, आहार और गतिविधि का एक संयोजन होता है। इसमें ये बेसिकली सड़क सुरक्षा माह है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें अवेयरनेस के मेनली हमारा फोकस अवेयरनेस पे रहेगा। इसमें तो इस दौरान पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दून के डॉक्टरों का एक ग्रुप इसी तरह मरीजों को नेचर के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा से भी इलाज, नेचुरोपैथी से सभी बीमारियों का इलाज संभव है और ऐसे में लोगों को अपने आसपास पर्यावरण को और ज्यादा, पेड़ पौधों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई, वहीं कई जगह पर धुंध के साथ बादल छाए रहे तो कहीं पर हल्की धूप खिली है। उधर प्रदेश के 5 जिलों देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। पर्वतीय जिले में पाला पड़ने से शीतलहर परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिसके चलते प्रदेश भर में मैदान से लेकर पहाड़ तक सूखी ठंड पड़ेगी। दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान गिरने से सुबह शाम खूब ठंड हो रही है। सोमवार को दून का अधिकतम तापमान 3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।